नमस्कार दोस्तों, आयाम के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। NCERT हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में हम 12वीं क्लास का हिस्ट्री का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना शुरू किया है और इसके गृह स्थापत्य, जो इनका मकान का शैली था, गृह निर्माण का शैली था, जिसमें हमने देखा कि इनके आंगन के चारों ओर इनके कमरे बने हुए होते थे और उसमें बाहर से कोई अंदर देख नहीं पाता था। ऐसी प्रकार की चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में की। उससे पहले हमने सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों को देखा। एक पूरी चर्चा करना हमने इस लेक्चर सीरीज में पूरी चर्चा हमने शुरू की थी। आज की क्लास से अपन दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने गृह स्थापत्य पर जाकर हमने ख़त्म किया था। ये यहाँ पर जाके हमने एंड किया था कि कैसे वो लोग अपने वहाँ के मकानों में रहते थे। ये हमने एक चित्र देखा था पिछले लेक्चर में। ये सभी चीज़ें अपन ने गृह स्थापत्य के बारे में देखी थी। इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में अपन शुरू करते हैं दुर्ग से। दुर्ग की बनावट कैसी थी, उसमें अपने को यहाँ आज के लेक्चर से हमको ये शुरू करना है। इस दुर्ग की बनावट से अपन आज की क्लास शुरू करेंगे। दुर्ग मैंने आपको बताया देखा कि जो पश्चिम की तरफ होता था उसे अपन दुर्ग कहते थे, और जो पूर्व की तरफ होता था उसे नगर कहते थे। ठीक है, ये दुर्ग टीला जो पश्चिम की तरफ होता था, ये दुर्ग टीला हो जाता था, इसे दुर्ग बोलते थे। जो नगर के सामान्य लोग रहते थे वो पूर्व दिशा की ओर होता था, जिसे हम नगर टीला कहते थे। तो ये दुर्ग के बारे में क्या बातचीत है, उसको अपन अच्छी तरीके से यहाँ पर समझने का काम करते हैं कि दुर्ग के बारे में क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि दुर्ग क्या होता है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। पहले अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके चित्र को देखेंगे अच्छे से। दुर्ग मतलब कि जो पश्चिम की तरफ बनी हुई संरचना थी उसे हमने दुर्ग कहा। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। यानी कि लेखक क्या कह रहे हैं कि वो जो दुर्ग पश्चिम की साइड में बना हुआ था, उस दुर्ग में हमें उसके अंदर ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती है जिनका प्रयोग संभवतः सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। मतलब जो बड़े बड़े शायद वहाँ पर जो अनुष्ठान होते थे, जो पब्लिक गैदरिंग के समय, मतलब जैसे आज हम मानते हैं कि हमारे यहाँ पर गणगौर की सवारी निकलती है, या होली के अवसर पर हम कुछ करते हैं, दिवाली के अवसर पर होता है ना। हमारे आज के समय में जो हम देखते हैं कि सार्वजनिक महत्व के, सार्वजनिक काम की जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वैसे ही अगर वहाँ कोई सार्वजनिक चीज़ें होती थी तो उन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उस दुर्ग में जो संरचनाएं बनी थी उनका विशेष रूप से उपयोग किया जाता था, ऐसा लेखक कहना चाहता है। इसके बाद आगे देखें। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें थी। इसमें एक माल गोदाम था, एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से से, मतलब एक माल गोदाम की संरचना हमें इस मोहनजोदड़ो शहर में जो दुर्ग था, जो दुर्ग टीला था, उसमें माल गोदाम की नामक एक संरचना हमें मिली है। माल गोदाम आप जानते हैं, जिसमें हम माल रखते हैं, जिसमें सामान का स्टोर किया जाता है, गोदाम बनाया जाता है, उसे अपन माल गोदाम कहते हैं। तो ये माल गोदाम जैसी एक संरचना इस मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले वाली संरचना में एक मिली है, जो आज क्या है, पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। आधा जो इसका निचला हिस्सा वो है वही शेष है, बाकी वो टूट चुका है, बिखर चुका है, इतना समय उसको बीत चुका है। जबकि ऊपरी हिस्से संभवतः लकड़ी से बने थे, बहुत पहले ही नष्ट हो गई। जो माल गोदाम की संरचना यहाँ पर इनको दिखाई दी है ना, उसका नीचे का हिस्सा ही शेष बचा है, बाकी ऊपर जो लकड़ी से बना हुआ हिस्सा था वो टूट चुका है। समय का दौर है, इतना समय गुजरा तो जाहिर सी बात है वो हिस्सा टूट गया। और जो पहली संरचना आपने देखी माल गोदाम, और दूसरी संरचना कौन सी है, विशाल स्नानागार सम्मिलित है। यानी कि वहाँ पर दूसरी जो संरचना है वो संरचना कौन सी है, विशाल स्नानागार की संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस जगह से दो ही संरचनाएं मिली है अभी तक हमको। एक तो कौन सा, माल गोदाम, और दूसरा कौन सा है, विशाल स्नानागार। तो माल गोदाम के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। माल गोदाम जो यहाँ से मिला उसके बारे में इतना ही है कि नीचे का हिस्सा ईंटों से बना हुआ है और ऊपरी हिस्सा जो लकड़ी का बना हुआ था वो नष्ट हो चुका है। ठीक है, दूसरी संरचना है
विशाल स्नानागार, इसके बारे में कुछ जानकारी किताब में दी गई है। पढ़ते हैं, देखो। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय, मतलब तालाब जो होता है ना उस तरह का एक पक्का तालाब, ये तालाब की तरह की जो हम भी देखते हैं स्विमिंग पूल टाइप जो होता है ना, आज वर्तमान में हम जो स्विमिंग पूल की संरचना देखते हैं, कुछ ऐसी ही संरचना का ये एक तालाब जलाशय यहाँ पर मिला है, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है, मतलब इसके चारों एक गलियारा बना हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तर और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई है। तो हम ऐसा भी देखते हैं कि आज के जो स्विमिंग पूल है उनमें भी उनके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। तो आप एज इट इज इसको स्विमिंग पूल की तरह याद रखेंगे। जैसे आज वर्तमान में आप स्विमिंग पूल की कोई संरचना देखते हैं तो उस संरचना को उस समय वहाँ के जलाशय से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जलाशय के किनारों पर ईंटों का जमा कर, मतलब जो किनारे थे वहाँ पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे का, ये थोड़ा याद रखिएगा, जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। मतलब देखो आज तो टेक्निक बहुत अच्छी हो गई, आज के स्विमिंग पूल से तो अंदर पानी रिसाव नहीं होता, लेकिन उस समय में हो सकता है कि इतनी बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई हो, तो वो लोग जिप्सम का एक गारा बना करके उनके किनारों पर, जो जैसे मान लो यहाँ कुछ स्विमिंग पूल बनाया है तो यहाँ जो जहाँ जहाँ जॉइंट थे, जहाँ पानी के रिसाव की उनको संभावनाएं लगती थी, तो वहाँ वो क्या करते थे, जिप्सम का गारा बना करके जलबद्ध करते थे, मतलब उससे पानी जो है आगे नीचे रिसाव ना करे। तो ईंटें जमाई और उन ईंटों पर क्या किया, जिप्सम के गारे का प्रयोग करते थे जिससे कि वो जलबद्ध हो जाए। तो ये जिप्सम के गारे का वो प्रयोग करते थे। इसे आप थोड़ा विशेष रूप से यहाँ क्या करेगा, सत्य असत्य वाले कथन बनाकर यहाँ से वो क्या करेगा, एग्जामिनर आपके कोई दूसरा कोई रासायनिक पदार्थ लिख देगा और वो बोलेगा कि उस समय जलबद्धता के लिए, पानी के रिसाव को रोकने के लिए इसका प्रयोग होता था। लेकिन याद रखिएगा हमें जिप्सम को ही याद रखना है कि जिप्सम के गारे का प्रयोग वो करते थे। आगे देखते हैं, इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे। अब जो जलाशय जलकुंड दिखाया ना आपको, उसके 3 ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें एक में बड़ा कुआं था, यानी कि जो 3 कक्ष बने थे उनमें से एक कक्ष में क्या था, एक कुआं बना हुआ था। ठीक है, कुआं बना हुआ था, उस कुएं में से पानी शायद उस जलाशय में डाला जाता होगा। तो जलाशय से पानी एक बड़े नाले में, और जो जलाशय का पानी जब गंदा हो जाता था तो उसको एक नाले के द्वारा बाहर निकालने की व्यवस्था थी। ठीक है, इसके उत्तर में एक गली थी, दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। मतलब कि ऊपर की तरफ जो स्नानागार जो होते हैं वो बनाए गए थे। आप जानते हैं स्नानागार क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार, यानी जो 8 स्नानागार थे ना, वो 4 इधर और 4 इधर, दोनों तरफ ऐसे 4 इधर और 4 इधर, ऐसे स्नानागार यहाँ पर बनाए गए थे। गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारों के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर जो इनके वेस्ट जो था, जो पानी होता था, जो बाहर निकालना होता था, वो नालियों के माध्यम से बाहर निकाल देते थे। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। ठीक है, आज भी हम वर्तमान में देखें तो हम कुंभ मेले में जाते हैं, तो जो धार्मिक स्नान होते हैं, जो विशेष सामाजिक सांस्कृतिक अनुष्ठान होते हैं, उनके लिए इनका प्रयोग, शायद उस समय उसके लिए इसका प्रयोग, इस कुंड का प्रयोग किया जाता था। जैसे आज भी लोग हरिद्वार जाते हैं, कुंभ मेले में जाते हैं, और भी हमारे एक सामूहिक स्नान की जो तालाबों में जो किसी विशेष पर्व पर जो स्नान होता है, अनुष्ठान होता है, तो वैसे ही कोई व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था इसे मानी जा सकती है। इसकी बहुत ज़्यादा संरचना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ये जो पूरा सिस्टम था, ये कोई है यहाँ का क्या था, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, यहाँ किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो जो है ये एक जलाशय बनाया गया था, जिसमें उसमें जो उसका मान लो वहाँ से नहाने का प्रोग्राम हो या फिर हाथ धोना, पैर धोना, ऐसा होता है ना धार्मिक प्रोग्राम, वैसा ही कुछ यहाँ पर इस जलाशय के माध्यम से किया जाता रहा होगा। इसका जो चित्र है वो आपको दिखा देते हैं।
इसको जूम करके दिखा दें। ये जो चित्र है ना, ये वहाँ के दुर्ग किले का दिखाया गया। ये एक पूरा दुर्ग किला है। इस दुर्ग किले का चित्र देखो, आपको ये दिखाया गया है। ये कंप्लीट, जो मैंने कहा कि दीवारों से ये दुर्गीकृत था, कंप्लीट इसको देखो घेरा गया है चारों ओर से। और इसके अंदर जो संरचनाएं मिली है, ये जो दिख रहा है आपको, ये स्नानागार है। ये आपको दिख रहा है, ये वो विशाल स्नानागार है। ये वो विशाल स्नानागार की आकृति है। ठीक है, तो ऐसी एक खुदाई में आकृति मिली है जो दुर्ग किले का हिस्सा है। इसकी इधर से मेन सड़क निकल रही है। यहां देखो, ये मालगोदाम जिसकी बात हुई थी, वो मालगोदाम है। यहाँ एक स्तूप क्षेत्र मिला है जहाँ पर स्तूप के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और ये इसमें भी एक कुआं है, उसको कुएं को मिला है। तो ये इस प्रकार की एक संरचना हमको दुर्ग के रूप में कहाँ पर मिलती है? मोहनजोदड़ो में मिलती है। ये एक इसका रेखा चित्र दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग है उसके बारे में ये बात करता है। तो हमने इस दुर्ग के बारे में देखी और दुर्ग में बनी संरचनाओं को देखा। तो दो ही संरचनाएं आपको यहाँ पर मिलेगी। एक तो मिलेगा आपको मालगोदाम। तो मालगोदाम कहाँ से मिला ये आप याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग मिला है, जो दुर्ग टीला है, उस पर से मिला है। और दूसरा क्या है? विशाल स्नानागार। जो स्नानागार मिला है वो भी आपको मोहनजोदड़ो से मिला। तो स्नानागार और मालगोदाम, ये दोनों संरचनाएं हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। स्नानागार में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया गया है? तो उसे अपन कहेंगे जिप्सम का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? जल आबद्ध करने के लिए। जल आबद्ध से क्या मतलब है? जल आबद्ध से तात्पर्य है कि इससे जल का आगे रिसाव नहीं होगा, आगे जल जो है अंदर रिसाव नहीं होगा। तो ये कुल मिलाकर हमने इस दुर्ग किले के बारे में बात की। अगले पेज पर चलते हैं। अब ये पेज क्या बात करता है? ये पेज बात करता है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का मतलब सामाजिक भिन्नताएं अपने को देखनी है पहले। ठीक है, तो वहां पर समाज में, आज के समाज में भिन्नताएं अपन देखते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी की जाति अलग है, किसी का धर्म अलग है। तो आज भी हमारे बीच, समाज के बीच जो है भिन्नताओं, मतलब समाज के बीच अनेक प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। वो अलग अलग आधार पर हो सकती है। किसी में जाति के आधार पर भिन्नता है, तो कहीं आपको आर्थिक आधार पर भिन्नता मिलेगी, कहीं आपको धर्म के आधार पर भिन्नता मिलेगी। अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं यहाँ मिलेगी। तो ये लोग, अब देखो, जब इतिहासकार जो है, पुरातत्वविद है, ये जब खुदाई करेंगे तो भाई कोई कहकर इनको सामने आकर कहने वाला तो कोई है नहीं कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, परंतु वो तो जिंदा है। लेकिन ये तो बहुत पुरानी, देखो 2600 पूर्व, ये तो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के समय की बात है। तो यहाँ अब इस समय के लोग तो जिंदा है नहीं, तो ये कैसे बताएंगे कि हमारे ज़माने में ऐसे ऐसे रहा करते थे? तो एक ही तरीका बचता है कि उनसे जो चीज़ें खुदाई में मिली है, उन चीज़ों का अगर अपन अध्ययन करें, तभी हमको मालूम पड़ पाएगा कि यहाँ के लोगों में क्या क्या भिन्नताएं थी, समाज कैसा था, कैसे लोग रहते थे। तो पहला एक अवशेष हम देखते हैं, समाधान। ये कि अपने पूर्वजों को, ये लोग जब व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसका अंतिम संस्कार कैसे करते थे? या तो उसका दाह संस्कार होता था। दाह संस्कार का मतलब क्या है? अग्नि में उसको जला देना। ठीक है, जो वर्तमान हिंदू धर्म में प्रचलित है। जबकि एक होता था मिट्टी दाग, जिसको बोलते हैं मिट्टी दाग। ठीक है, मिट्टी संस्कार, जिसमें उसको क्या करते थे? मृत व्यक्ति को जमीन में दफनाया जाता था। दो ही प्रकार के हो सकते हैं, और भी होते हैं। कुछ धर्मों में व्यक्ति को दूर पहाड़ों पर ले जाकर जो पक्षी होते हैं उनके लिए छोड़ दिया जाता कि वो उसको खा लें। फिलहाल अपन देखते हैं दो ज्यादा ये प्रचलन में, दाह संस्कार और मिट्टी संस्कार। तो ये वाले लोग, ये यहाँ वाले लोग किस प्रकार से मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करते थे? ठीक है, तो समाधान परंपरा उनकी क्या रही थी, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पुरातत्वविद ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। मतलब वो अपने अपने तरीके लगाते हैं कि किस प्रकार से हम पुराने जमाने के लोग जो हमारे बीच आज उपलब्ध नहीं है, उनके समाज के बारे में जाने। तो एक तरीका क्या है? समाधान। क्योंकि हम तो उन्हीं चीजों से लगाएंगे ना कि वो जो हमको मिलेगा। तो जो समाधान होते हैं, जो
मृत अवशेष होते हैं उन्हीं से तो अपन पता लगाएंगे। तो समाधान का जो तरीका है ना कि भाई वो लोग उनके अगर मान लो कोई उनको अगर दफनाया जाता था, मिट्टी में गाड़ा जाता था, तो आज उनकी कुछ अवशेष ऐसे मिलेंगे जो हमें बताते हैं कि वो लोग अपने मरने वाले लोगों को किस तरह से उनका अंतिम संस्कार करते। तो ये एक समाधान का जो तरीका है ना, ये सामाजिक भिन्नताओं का, सामाजिक परिदृश्य का एक तरह से अच्छी तरीके से अवलोकन करा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है, मतलब पुराने जमाने के लोगों के जीवन के बारे में किस तरीके से जानकारी प्राप्त की जाए, उन तरीकों में से एक तरीका क्या है, समाधान का अध्ययन है। समाधान का मतलब क्या है, उनके जो अवशेष मिले हैं ना, उनकी जो कब्रिस्तान है, उनकी कब्रें जो मिली है, उनसे हमको आइडिया लगेगा कि वो लोग, उनका समाज कैसा रहा होगा, किस तरह की वहाँ की परंपराएं थी, किस तरह का प्रचलन था। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित है। हम जानते हैं कि मिस्र के जो पिरामिड है, हम देखें वहाँ पर शवों को एक तरह से काफ़ी वर्षों तक जो है एक तरह से उसमें चिनाई करके रखा जाता था, संरक्षित करके रखा जाता था, वैसे उनसे हम परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा, आप देखो ये तो इनकी बात होगी, हमें फोकस करना है हड़प्पा स्थलों पर क्या हुई। हड़प्पा स्थलों से मिले, अब यहाँ से थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आम तौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। ये लाइन आप याद रखें, मैं इस पर अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अंडरलाइन का मतलब क्या होगा, अगर मैं किसी लाइन को हाईलाइट करके दोबारा अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूँ कि ये लाइन आप अच्छे से याद करें, तो इसका मतलब होगा कि वो सत्य असत्य वाले कथनों में आ सकती है। ठीक है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी सीधे सवाल पूछना कम कर रहे हैं, सवालों को कॉन्सेप्ट के आधार पर सत्य असत्य वाले सवाल बनाकर पूछने ज़्यादा शुरू हो गए हैं। तो हमें भी उसी ओर जाना है, हमें भी उसी तरीके की एक तरह से हैबिट बनानी है कि हम उनको आंसर कर सकें। ठीक है, तो हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, मतलब कि वहां पर दाह संस्कार नहीं था। कैसा था, दफनाने का संस्कार था। दाह संस्कार का मतलब होता है अग्निदाग, अग्नि में जला देना, और दफनाने का मतलब होता है उसको जमीन में दफनाना। तो यहाँ हड़प्पा स्थल जो है ना, वहाँ सामान्य तौर पर, आम तौर पर अंतिम संस्कार का कैसा प्रचलन था, दफनाने का, गड्ढों में, गर्तों में दफनाने का प्रचलन था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सत्य सत्य वाली लाइन बन गई, आपको अंडरलाइन करके याद करना है। हड़प्पा सभ्यता में मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार ना करके उनको गड्ढों में दफनाने का प्रचलन था, सामान्य तौर पर। कोई विशेष हो तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर क्या था, उनको गड्ढों में दफनाने का, उनको जमीन में गाड़ने का प्रचलन था। ठीक है, आगे पढ़ते। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। ठीक है, अब कुछ विशेष लोग होते हैं तो वो कई बार क्या करते हैं, अपने जो उनका मृत व्यक्ति होता है, जैसे कोई बड़ा विशेष व्यक्ति होता है, मान लो गांव का जो राजा हो गया, शहर का, नगर शहर का, जो उनका शहर, उनका राज्य होता था, उस गांव का, उस प्रदेश का राजा अगर मरता था तो उसे वो क्या करते थे, उसके लिए कुछ विशेष प्रकार की कब्र बना देते थे, उस पर ईंटों की चिनाई करके उसका एक स्मारक बनाने का प्रयास करते थे। जैसा आज भी हमारे समाजों में हम देखते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति जब देवलोक गमन होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो उसकी याद में कोई चबूतरा या कोई स्मारक ऐसा बनाने की परंपरा है। तो वैसे वहां पर भी उसको गड्ढे में दफनाने के बाद उसकी कब्र होती थी, उस पर कुछ विशेष प्रकार की संरचना या उस पर ईंटों से चिनाई करके कब्र बना देते थे। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है, कहना कठिन है। केवल इतना पढ़ के हम नहीं कह सकते कि क्या ये कोई बहुत बड़ी सामाजिक भिन्नता का प्रतीक है, ऐसा नहीं है। समाज में कोई विशेष व्यक्ति होता है तो उसके लिए ऐसा कर दिया जाता है। सामाजिक भिन्नता यहाँ अपने को ज्यादा नहीं देख सकते, लेकिन हमको वो एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर दाह संस्कार ना होकर के दफनाने की परंपरा रही है। आगे देखते हैं। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं को मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। ठीक है, क्या कहती है ये लाइन कि कुछ कब्रें ऐसी मिली है
जहां उन कब्रों में से व्यक्ति की हड्डियां वगैरह तो वो तो उनका तो वही है, उनके साथ कुछ मृदभांड मिले हैं, कुछ आभूषण भी मिले हैं। मतलब उस जमाने में व्यक्ति क्या करता था, अपने साथ अपनी प्रिय वस्तुओं को भी अपने साथ ले जाता था। अपने यहाँ कहावतें प्रचलित है कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, लेकिन उस समय लोग शायद कुछ लेकर के जाते थे। वो लोग अपने साथ जो कुछ वस्तुएं थी जिनके उनको खास लगाव था, जैसे मान लो किसी को आभूषण पसंद है तो उनको आभूषण के साथ ही दफना दिया जाता था। लेकिन आज वर्तमान में हमारे समाजों में हम देखते हैं तो व्यक्ति, जैसे मान लो उसके गले में कोई सोने की चेन है, उसके हाथ में कोई अंगूठी है, कुछ भी है, तो वो खोल लिया जाता है, वो उसको उतार लिया जाता है। लेकिन उस समय की कुछ कब्रें ऐसी मिली है जिनमें क्या है, उन वहां से आभूषण मिले हैं और मृदभांड मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो लोग अपनी प्रिय वस्तुओं को, जो उनके आभूषण होते थे, मृदभांड होते थे, कोई भी खास वस्तु उनकी जो होती थी जिससे उनको विशेष लगाव होता था, उस वस्तु को वो उस वस्तु के साथ उनको दफना दिया जाता था। ऐसे साक्ष्य, ऐसे संकेत मिले हैं। ठीक है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिलने, मतलब महिलाएं भी आभूषणों के साथ ही दफनाई जाती थी और पुरुष भी आभूषणों के साथ दफनाए जाते थे। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों जेस्पर, मतलब एक प्रकार का उस समय का रत्न था, ठीक है, कि मन के तथा सैकड़ों की संख्या में शुष्क मनकों से बना एक आभूषण मिला था। मतलब वही बात आ गई ना, इनको एक एक को याद करने की आवश्यकता नहीं, इतना याद रखो कि उस समय में कुछ संकेत ऐसे मिले हैं जो बताते हैं कि वो लोग अपने साथ आभूषणों को भी दफनाते थे। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। अब निष्कर्ष देखो, ये जो यहां पर मिले हैं ना आपको, ये वाले, ये साक्ष्य तो क्या है, कुछ है, ये कुछ ही में मिले। अब सभी ऐसे जितने भी हमको कब्रिस्तान मिले हैं उन सभी में ऐसे नहीं मिले, केवल कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप आपको एग्जाम्पल मिले हैं जिनमें व्यक्तियों के साथ आभूषणों को दफनाया जाता था। लेकिन आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब चीजें दफनाते भी थे, मतलब जैसे मान लो तांबे का शीशा हो गया, कोई छोटा मोटा मृदभांड हो गया, आभूषणों की परंपरा बहुत ज्यादा नहीं थी। कुछ एक दो विशेष एग्जाम्पल मिले, कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी मरा होगा तो उसके साथ आभूषण जरूर दफना दिए होंगे, लेकिन आमतौर पर ऐसे नहीं मिलता था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब वो आभूषणों को, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मर जाए तो ये 100% जरूरी नहीं था कि वो जो है अपने साथ आभूषणों को दफनाएगा ही दफनाएगा, ऐसा जरूरी नहीं था। कुछ लोग, कई प्रकार, एक दो अपवाद स्वरूप एग्जाम्पल ऐसे मिलते हो, सभी जगह ऐसा नहीं था। तो निष्कर्ष आप क्या लगाओगे, बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने की परंपरा वहां पर ऐसे बहुतायत में नहीं थी, ऐसा आप मानेंगे। ठीक है। जो तांबे का दर्पण जो नाम आया उसका देखो आपको मैं दिखा दूं, ये तांबे का दर्पण है, ये वो तांबे का दर्पण है जिस तांबे के दर्पण की अपन अभी बात कर रहे थे कि जो तांबे का दर्पण वो जो कब्रिस्तान में मिला है, मृतकों के साथ ऐसा एक तांबे का दर्पण जो है वो दफना दिया जाता था। ये एक ऐसी परंपरा वहां पर थी। तो यहां इन समाधान से आपको दो ही चीजें मिली, एक तो क्या था इनका मिट्टी संस्कार, मतलब कि मिट्टी में इसको दफनाया जाता था, मिट्टी में दफनाना, और दूसरा क्या है, केवल कुछ जगह ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो हमें बताते हैं कि वो अपने साथ कुछ वस्तुओं को दफनाते थे, लेकिन बहुमूल्य वस्तुओं के साथ दफनाने में उनका कोई ज्यादा विश्वास नहीं रहा था। ठीक है। अगली चीज के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या बोलता है, विलासिता की वस्तुओं की खोज। अब क्या करते हैं इतिहासकार जो है वो विलासिता की कुछ वस्तुओं की खोज करते हैं कि ऐसी कुछ वस्तुएं उनको मिलेगी जो बताएगी कि ये क्या होता है, ये कोई उनका जो पैसे वाले लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उन लोगों की खोज। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इसको आप वैसे ही पढ़ो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी आज की सोसाइटी से, मान लो हमारे गांव की खुदाई अगर
एक 10,000 साल बाद में करे कोई व्यक्ति, 10,000 साल बाद अगर हमारे जिस गांव में जिस गांव में आप रह रहे हैं, जिस जिले में आप रह रहे हैं, अगर आपके गांव की खुदाई 10,000 साल बाद में हो और वहां कोई चीजें मिले और वो लोग कैसा आइडिया लगाए आपकी उन अभी जो वर्तमान हम चीजें हम यूज कर रहे हैं, मान लो हमारा पतन हो जाए और आज से 10,000 साल बाद कोई नए लोग आए, हमारी अगली पीढ़ियां आए और वो उन वस्तुओं को खुदाई में प्राप्त करे और वो अपनी क्लासों में, अपने उनकी जो 11वीं 12वीं की क्लास होगी वहां वो पढ़ाएं, तो वहां वो चीजें किस तरीके से इंटरप्रेट की जाएगी, किस तरह से उनकी व्याख्या की जाएगी, सेम उसी तरीके से वैसा ही एक इमेजिनेशन करके आपको ये चैप्टर समझना है। तब आपको मालूम पड़ेगा कि इतिहास की चीजों को किस तरीके से समझा जाता है। ये अध्याय आपको सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा को पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं है, ये हड़प्पा को एग्जाम्पल लेकर के ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से प्राचीन काल के जो अवशेष हमें मिलते हैं, हमको उन्हें देख करके हमारे प्राचीन लोगों के, हमारे पुरातन लोगों के समाजों के बारे में हमें एक आइडिया लगाना चाहिए। एक आइडिया हमको ये देता है। तो आज के समाज से आप एग्जाम्पल लो कि हम अगर जब हमारा पतन होगा, हमारे गांव जिले की अगर 2000 साल बाद, 10,000 साल बाद, 5,000 साल बाद जब खोज होगी, उत्खनन होगा, तो वो लोग हमारे भविष्य के लोग जो है वो किस प्रकार से आइडिया लगा सकते हैं। वो सटीक 100% सही हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वो आइडिया किस बेसिस पर लगाए, वैसा ही प्रयास हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये क्या बोल रहा है? विलासिता की वस्तुओं की खोज, मतलब कि जो समाज के अभिजात वर्ग थे, बड़े वर्ग थे, पैसे वाले वर्ग थे, वो लोग कौन कौन सी वस्तुओं का, कुछ विशेष वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और समाज का सामान्य वर्ग जो रोजमर्रा की चीजें थी उनका कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं आज की तारीख में, अगर आज मान लो आज हम सारे पतन हो जाएं, तो अगर 5,000 साल बाद हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की खुदाई हो तो उन लोगों को क्या मिलेगा? ठीक है, उन लोगों को क्या मिलेगा? तो सभी के पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन वाली संरचना तो शायद सबको मिल जाएगी। अब एयर कंडीशनर जो है, एसी जिसे आप आज कहते हैं, वो सभी घरों में नहीं मिलेगी, ये विलासिता की वस्तु होगी। ठीक है, अगर हम कहें तो जो आपका आईफोन है एप्पल वाला, ये क्या हो गई? फोन सबके पास मिलेगा, लेकिन आईफोन वाली संरचना अगर मिली तो वो लोग क्या कहेंगे कि आईफोन जो है वो ज्यादा मात्रा में नहीं मिले, शायद ये क्या रही होगी? विलासिता की वस्तु रही होगी। और जो बहुत ज्यादा मिलेगी, आपके MI के, सैमसंग के जो फोन मिलेंगे, ये फोन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, तो आप कहेंगे कि ये चीजें जो है ना वहां की रोजमर्रा की चीजों में रही होगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ ऐसा आइडिया लगा लेना है। तो यहां से भी, हड़प्पा से भी हमें जो विलासिता की वस्तुएं मिलती है और रोजमर्रा की वस्तुएं मिलती है, इनके बारे में लेखक बात करना चाहते हैं। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ये कि सामाजिक भिन्नता कैसी है। तो पहला तो अपने समाधान देखा कि क्या समाधान के तरीकों में अंतर है, लेकिन पाया कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सामान्य तौर पर एक ही से माने गए हैं, कुछ अपवाद स्वरूप विशेष बने थे। अब क्या है? दूसरी है जो हमको मृदभांड मिले हैं, विलासिता की वस्तुएं यहाँ पर मिलेगी नहीं मिलेगी, उनके आधार पर अपन कहेंगे कि भाई वो लोगों का समाज कैसा था, वो लोगों में कितनी समाज में एक तरह से वर्ग भिन्नता रही होगी। तो ये बात हम लेखक यहाँ पर करना चाहता है। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, मतलब जो रोजाना काम में आती है। पहला वर्ग उन्होंने ये बनाया, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके बारे में लेखक कहना चाह रहे हैं कि ये वस्तुएं रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं हैं, इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी के जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियां, मृदभांड है, सुइयां हैं, झावा आदि वस्तुएं शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई है। पुरातत्वविद इन वस्तुओं को कीमती मानते हैं। ठीक है, उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो। मतलब ये वाली जो मिली है ना, ये तो आपको सब जगह मिली, तो ये क्या हो गई? ये रोजमर्रा वाली। भाई जो चीज आपको सभी जगह मिल जाए वो आप क्या कहोगे? उसे आप रोजमर्रा की वस्तु कहेंगे, उसे ऐसी वस्तु कहेंगे जिसे लगभग सभी लोग काम में
लेते थे। लेकिन ऐसी वस्तुएं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी हो, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी होती थी। मतलब कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी मिली जो बहुतायत में नहीं है, एक दो अपवादों के रूप में मिली है, और ऐसी वस्तुएं हैं जिनका जो जिन पत्थरों से, जिन वस्तुओं से उनको बनाया गया है, वो वस्तुएं स्थानीय रूप से उपलब्ध पदार्थ वो नहीं थे, उनकी तकनीक थोड़ी अलग थी। तो उनको अपन क्या कहेंगे? उनको अपन विलासिता की वस्तुएं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है फेयोन्स। इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है? इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया है वो दिया है फेयोन्स। फेयोन्स जो था ये क्या ही? घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ। उस फेयोन्स एक पदार्थ था। आप मतलब ये मानो कि एक विशेष प्रकार का मिश्रण था जिससे छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, इन्हें बनाना कठिन था। मतलब कि ये विलासिता की वस्तु हो गई। जैसे मान लो भाई जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्टील के गिलास में पानी पीते हैं, लेकिन हमें जब 5000 बाद हमारे क्षेत्र की खुदाई होगी तो वहां से किसी को सोने का गिलास मिल जाए, ठीक है, तो वो लोग क्या आइडिया लगाएंगे? वो यही आइडिया लगाएंगे कि भाई जनरली तो जो गिलास मिले हैं वो तो स्टील के, धातु के मिले हैं, लेकिन वो एक सोने का जो गिलास मिलेगा उससे वो आइडिया लगाएंगे कि ये कोई विलासिता की वस्तु रही होगी। ये कोई जो सोने का गिलास अगर मिलेगा हमारे ज़माने में, बाद में जब हमारी खुदाई जब होगी, तब वो आइडिया क्या लगाएंगे कि ये कोई विलासिता की वस्तु निश्चित रूप से रही होगी, तभी ये एक दुर्लभ आकार में ये मिली है। तो इसी समय यहाँ पर भी जो है एक फेयोन्स नामक पदार्थ था, जिसको घिसी हुई रेत, मतलब बालू, रेत और चिपचिपे पदार्थ, कोई विशेष प्रकार का पदार्थ बना करके उससे एक पात्र बनाया जाता था। और वो चाहे छोटा मटकी हो सकता है, सुराही हो सकता है, वो जो होगा वो विशेष प्रकार का होगा। जैसे मान लो ये फेयोन से बना एक पात्र है, ये हमको सुराही की तरह लग रहा है, पानी पीने का जो सुराही होता है। अब बाकी लोग तो पानी सामान्य जो मिट्टी से पदार्थ बने थे उनसे पीते होंगे, लेकिन कोई राजा टाइप व्यक्ति था, जो विशेष व्यक्ति होता था, या अमीर व्यक्ति जो पैसे वाले होते थे, वो लोग शायद इस वाली सुराही का पानी पीने के लिए प्रयोग करते होंगे। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ वस्तुएं विलासिता की भी यहां पर रही थी, ठीक है। और ये आपने तांबे का जो था ना शीशा देखा, दर्पण देखा, ये आपने देख लिया। तो ये यहाँ पर थोड़ा हमको, इससे कुछ विशेष हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ से विलासिता वाली से आने वाला सवाल नहीं है। फेयोन्स पदार्थ थोड़ा याद रखिएगा। फेयोन्स पदार्थ सिंधु सभ्यता में विलासिता का द्योतक माना जाता था, ठीक है। इसके बाद देखें, स्थिति तब और जटिल हो जाती, आगे ये क्या कहना चाह रहे हैं, स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां जो फेयोन्स पदार्थ जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती है, तब हम इसका वर्गीकरण किस वस्तु में करें ये समझ में नहीं आता। अब लेखक ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फेयोन्स से बनी वस्तु विलासिता की भी हो। उन्होंने ऐसा पाया कि एक तकलिया जो वस्तु थी, वो मतलब कोई इनका वस्तु रहा होगा, वो वस्तु फेयोन्स से बनी हुई, और वो वस्तु कैसी है, रोजमर्रा की वस्तु है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है। अब जब लेखक के लिए भी कंफ्यूजन है तो हमारे लिए तो कंफ्यूजन होगा ही होगा। तो कोई निश्चित रूप से अपन नहीं कह सकते कि फेयोन्स की जो बनी वस्तुएं थी वो निश्चित रूप से विलासिता की वस्तुएं ही रही होगी, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि लेखक खुद यहाँ पर जो है इस चीज को लेकर के कह रहा है कि हम इसका अब क्या करें। फेयोन से बनी एक वस्तु तो हमको लगा कि विलासिता की है, लेकिन दूसरी वस्तु जब हमने देखी तकलिया नाम से, जो फेयोन से बनी है, लेकिन वो तकलिया वस्तु जो है वो तो रोजमर्रा की वस्तु रही है, तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। तो फेयोन्स के बारे में थोड़ा लेखक यहाँ आकर चुप हो जाते हैं, लेकिन हमको यहाँ समझने के लिए, रट्टा मारने के लिए चीजें नहीं, हमको आइडिया लगाना है कि विलासिता की वस्तुएं भी वहां पर मिला करती थी, ठीक है। यदि हम ऐसी पुरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगी पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है, और छोटी बस्तियों में ये बिरले हैं, ठीक है। जैसे फेयोन से बने लघु पात्र जो हमने सुराही पिछले उसमें देखी थी, पिछले पेज पर, वो जो लघु पात्र है ये संभवतः
ये सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, मतलब विशेष अनुष्ठानों में या जो पैसे वाले लोग थे उनमें जो सुगंधित द्रव्य डालने के लिए उनको प्रयोग करते थे। अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहां से जो सवाल बनेगा कि फेयोन्स का बना पात्र कालीबंगा से मिला है, ये अगर सेंटेंस आएगा तो वो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। हमको ऐसे ही पहचान करनी है। बोर्ड पे जो एग्जामिनर होते हैं, बोर्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहां से लाइनें उठाते हैं और उन लाइनों में थोड़ा सा हेर फेर करते हैं। ठीक है, अब देखो फेयोन्स का मतलब क्या हुआ भाई, जो महंगी वस्तु, थोड़ी सी विलासिता का प्रतीक बनी हुई थी। इस फेयोन्स का, हालांकि लेखक ने एक कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि फेयोन्स की एक रोजमर्रा की वस्तु भी मिली है, लेकिन मोटे तौर पर हम कहेंगे कि फेयोन्स थोड़ा सा जो उसका लघु पात्र है विशेष तौर पर, वो तो विलासिता की वस्तु था। जो सुराही हमने पिछले लेक्चर देखी ना इस तरह से बनी हुई थी, वो सुराही तो क्या है, वो सुराही फेयोन्स की बनी हुई थी। मतलब वो क्या थी, एक सुगंधित द्रव्य पदार्थ डालने का था, मतलब विलासिता की महंगी वस्तु जो थी। अब ये यहां पर कह रहे हैं कि जो फेयोन्स प्रकार के जो थे विलासिता की वस्तु है, ये नगरों वाले क्षेत्रों में, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे जगह हैं, वहां पर हमको मिलती है। छोटी बस्तियों में, ग्रामीण बस्तियों में ये बिल्कुल भी नहीं मिलते इनके अवशेष। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो फेयोन से बने लघु पात्र है वो ग्रामीण संस्कृतियों में, मतलब कि ग्रामीण स्थल जो थे कालीबंगा के, ठीक है, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में तो मिलेगा, लेकिन कालीबंगा कैसी थी, ये ग्रामीण व्यवस्था थी। कालीबंगा नगर नहीं था, कालीबंगा के लोग कैसे थे, ये ग्रामीण लोग थे। इसका मतलब कालीबंगा में फेयोन्स से बना कोई जलपात्र नहीं मिलेगा, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर ये लिखा आ जाए सेंटेंस में कि कालीबंगा में फेयोन्स का एक पात्र मिला है, मतलब फेयोन्स पदार्थ का पात्र मिला है, या कहे कि फेयोन्स पदार्थ का मृदभांड मिला है, तो वो गलत होगा, क्योंकि फेयोन्स क्या है, एक कीमती वस्तु है और ये केवल शहरी केंद्रों तक ही पाई जाती थी। मतलब आज भी हम देखते हैं ना भाई, पैसे वाली चीजें जो होती है, महंगी चीजें होती है, वो शहरों में ज्यादा होती है, गांवों में थोड़ा गरीबी होती है, ग्रामीण जनजीवन होता है, तो वो उनको काम में नहीं लेते। ऐसी ही बात वहां पर निश्चित रूप से रही होगी। अपने आप को आप जो है ना, अपने खुद का एग्जाम्पल लेकर देखो कि अपनी खोज अगर कोई 10,000 साल बाद करेगा तो वो क्या क्या आइडिया लगाएगा और कितना सही होगा। हो सकते हैं हम भी आधे सही हो आधे गलत हो, भाई हम तो उस जमाने में रहे नहीं थे, और न ही हमारे लेखक महोदय रहे थे, हमारे पुरातत्वविद ये भी नहीं रहे थे। हम और ये जितने भी लेखक है, इतिहासकार है, हम तो सभी आइडिया लगा रहे हैं कि वहां कैसा कैसा रहा होगा। तथ्यों के आधार पर हमें जो अवशेष मिले हैं उनका विश्लेषण करके ही हम आइडिया लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमने अब तक ये देखा, समाधान हो गया, विलासिता की वस्तुएं वगैरह हो गई। अब है अगला चैप्टर, वो हो गया दुर्ग हो गया, सारी सामाजिक जीवन देखा हमने थोड़ा सा उनका। अब है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, कि वो शिल्पों का उत्पादन करते थे। तो मतलब यहां से शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, और सबसे बड़ा जो इनका शिल्प उत्पादन का केंद्र था वो था चनहुदड़ो। याद रखिएगा विशेष तौर से, शिल्प उत्पादन का जो क्षेत्र है वो कौन सा रहा, चनहुदड़ो रहा। शिल्प उत्पादन का जो केंद्र है वो कौन सा रहा, चनहुदड़ो रहेगा। शिल्प उत्पादन का जो केंद्र रहेगा वो चनहुदड़ो रहेगा, विशेष तौर से याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में सवाल क्या बनेगा, सिंधु सभ्यता में शिल्प उत्पादन का केंद्र रहा था चनहुदड़ो। इसमें आप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उन सभी को मत मानना। अगर चनहुदड़ो ऑप्शन में आए तो निश्चित तौर पर चनहुदड़ो ही आंसर होगा। तो शिल्प उत्पादन के विषय में हमको बात करनी है। जो हमने एक मानचित्र देखा था पहले लेक्चर में, पहले वीडियो, इस सीरीज के पहले वीडियो में मैंने आपको जो मानचित्र दिखाया था उसी मानचित्र की बात कर रहा है। उस मानचित्र में चनहुदड़ो चिन्हित कीजिए, मतलब हमको वहां पर उसको थोड़ा सा मेमोराइज करना है। ये चनहुदड़ो जो है ना, ये मोहनजोदड़ो की तुलना में एक छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो आप कहेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, इसमें शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र चनहुदड़ो की बस्ती थी। चनहुदड़ो नामक कोई छोटा सा कस्बा रहा होगा। शिल्पकारियों में मनके बनाना, मतलब मोती मनके बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, धातुकर्म मतलब जो धातुएं थी, ठीक है, तांबा था, कांसा था, सोना था, उनको छांट करके
गहने जेवरात बनाना, शिल्प बनाना, मुहर का निर्माण करना, बाट बनाने के काम सम्मिलित। मतलब जो भी छोटी कारीगरी का जो काम था ना, तो शिल्पकारी का जो काम था, वो सारा काम आप निश्चित तौर पर चनहुदड़ों को दे दीजिएगा सिंधु सभ्यता में। तो एक आपका कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें मिली, कौन सा शहर किसके लिए प्रसिद्ध था, तो आप चनहुदड़ों को फिक्स कर लीजिए कि चनहुदड़ो तो निश्चित तौर पर शिल्प उत्पादन का केंद्र रहा था। आगे देखते हैं, मनके के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय। मतलब अब जो मोती मनके छोटे छोटे बनाते, माला जब अपन पहनते हैं ना, मोतियों की माला वगैरह इस तरह के यहाँ के चीजें बनाते थे, जो मोती बनाते थे, मनके बनाते थे, उनमें अलग अलग पदार्थों की विविधता थी। मतलब अलग अलग प्रकार के मनके बनाए जाते थे। जैसे कार्निलियन, मतलब एक लाल रंग का पत्थर था जिसे कार्निलियन बोलते थे, ठीक है। जेस्फर था, ये भी एक प्रकार का क्या था, पत्थर ही था। स्फटिक था, क्वार्टज था, सेल खड़ी का पत्थर जो हमने पहले ही मुहर देखी थी वो। इन अलग अलग पत्थरों का प्रयोग होते थे। जैसे पत्थर हो गए ना, तांबा धातु में आ गया, कांसा था, सोने ये धातुएं थी, तो और शंख, फेयोंस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। मतलब ऐसा नहीं है कि मनके बनाने में केवल और केवल पत्थरों का प्रयोग करते थे, ये भी आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ आया कि चनहुदड़ो के निवासी केवल और केवल पत्थरों का प्रयोग मनके बनाने में करते थे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पत्थरों का प्रयोग भी करते थे, धातुओं का प्रयोग भी करते थे और मिट्टी के का प्रयोग भी करते थे, ठीक है। तो यहाँ सीधा सवाल तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके बोले, केवल लगा करके बोले तो देख लेना कि वो पत्थरों का प्रयोग भी करते थे, धातु का प्रयोग भी करते थे और पक्की मिट्टी, यानी कि देखो फेयोंस जो मिट्टी से ही बना हुआ था, फेयोंस पदार्थ, तो ये मिट्टी वाले चीजों का भी प्रयोग करते थे। तो यहाँ के जो मनके थे वो पत्थरों के भी हो सकते थे, धातु के भी हो सकते थे और मिट्टी के भी बने हुए होते थे, ठीक है। मिट्टी को पका करके थोड़ा मजबूत करके बनाते थे, ठीक है। कुछ मनके दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के हो, मतलब कुछ तो दो पत्थरों को जोड़कर बना लेते थे जिसमें, और कुछ में वो क्या है, सोना का थोड़ी सोने की जड़ावट करते थे। इनके कई आकार होते हैं, जैसे चक्राकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित, कुछ भी प्रकार के ये जो है इनका आकार हो सकता है। देखो ये एक इन्होंने जो मोतियों की माला है वो दिखाई है, इस प्रकार के वो मनके। और अभी मनके देखो पत्थरों का भी हो सकता है, तो ये देखो ये अलग प्रकार के इनके पत्थर है, इस विशेष प्रकार के पत्थर है, ये ऐसे इनसे। और ये इनका क्या था, ये जो दिख रहा है आपको पेन की तरह, ये इनका मोतियों को उनको पिरोने का जो है वो एक तरह से एक औजार रहा होगा, ये औजार है। और ये क्या हो गया, ये मनके मोती जो था ना, ये वो चीज़ हो गई। तो ये हमको कुल मिलाकर के इसमें ध्यान देना है कि ये चीज़ें चनहुदड़ों से हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अपन देखें, ये जो मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। मतलब जो उनमें पदार्थ काम में लेते थे ना, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो वहां पर भिन्नता रही होगी। मतलब अलग अलग जगहों पर, जैसे मान लो मिट्टी के मनके या मोती जो मिट्टी की शिल्पकारी कर रहे हैं वो अलग प्रकार के हैं, जो धातु से कर रहे हैं वो अलग प्रकार के होंगे, पत्थर से जो मनके बनाए जा रहे हैं वो अलग प्रकार के हैं। फिर अगर धातु में देखें तो सोना, जो इसमें सोने का प्रयोग हो रहा है वो अलग है, जिसमें तांबे का प्रयोग हो रहा है वो अलग है। मिट्टी के देखें जिसमें केवल साधारण मिट्टी का बना रहे हैं वो मनके मोती वो शिल्प अलग प्रकार का होगा। जिसमें फेयोंस का प्रयोग कर रहे हैं वो थोड़ा अलग होगा। पत्थरों के अंदर जिसमें स्फटिक का प्रयोग हो रहा है वो अलग है, जिसमें क्वार्टज का प्रयोग हो रहा है वो अलग है। तो अलग अलग जिसमें जो पदार्थ की प्रयुक्त पदार्थ की भिन्नता थी उसके हिसाब से उनमें अलग अलग प्रकार बना। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, मतलब सेलखड़ी का पत्थर जो है मुलायम पत्थर उसको माना गया है, उस पर आसानी से, भाई मुलायम है तो आसानी से कार्य हो जाएगा। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे और कुछ मनके जो है सेलखड़ी पत्थर उसको तोड़ करके उसको चूर्ण बनाकर फिर उसको एक सांचे में ढाल करके बना लिए जाते थे, ठीक है। कुछ ठोस, इससे ठोस पत्थरों से बने मनके बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों की विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहली, मतलब कुल मिलाकर यही बात है कि वो लोग
इनकी विलक्षण प्रतिभा थी और वो मन के बना लेते थे। यहाँ से कोई सवाल आपको नहीं बनने वाला, इसको सिर्फ रीडिंग के लिए रखा है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्नेलियन का लाल रंग जो है पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता। मतलब कि जो कार्नेलियन पत्थर है उसका जो लाल रंग है वो कैसे प्राप्त होता था, वो एक पीले रंग के कच्चे माल मतलब उसको फिर पकाया जाता था, उससे वो उसका धीरे धीरे लाल रंग आ जाता था। ये भी कोई यहाँ पर आपको कंपटीशन के लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकार में तोड़ लिया जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकाल कर उन्हें अंतिम रूप दिया जा। जैसे आज के ज़माने में मूर्तिकारी है, ठीक है, तो आज के ज़माने में अगर किसी को मूर्ति बनानी है तो सिंपल सी बात है, पहले एक बड़ा पत्थर होगा, उसको खान से निकाल लेगा, फिर उसको वो टाँकी हथौड़ा जो होता है उससे तोड़ करके अंतिम रूप दे दिया जाता है। तो कोई विशेष बात नहीं है। जैसे आज के ज़माने में मूर्तिकारी शिल्पकारी करते हैं वैसे ही वो लोग करते होंगे। ठीक है, घिसाई फिर पॉलिश, इनमें छेद करने के साथ ये प्रक्रिया, फिर वो उसको एक आकार देते थे, वो नॉर्मल चीज़। तो आज के ज़माने में भी आप मूर्ति बनाने के लिए हम देखते हैं। ठीक है, चनहुदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण प्राप्त हुए हैं। भाई शिल्पकारी में लगे हुए हैं तो उपकरण तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इस तरह के थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि आप मानचित्र में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित कर पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र के समीप स्थित है। मतलब जो मानचित्र हमने पहला मानचित्र देखा था ना, वो उसमें दो हमने स्थल देखे थे, नागेश्वर और बालाकोट। एक तो नागेश्वर था, दूसरा बालाकोट। इनको अपन देखे तो ये बस्तियां जो थी ना, ये समुद्र के नजदीक थी, ये लेखक कहना चाहता। ये शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। मतलब कि नागेश्वर और बालाकोट जो है, ये दोनों शहर, जो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में एक मानचित्र बताया था उसमें बताया कि जो बालाकोट और नागेश्वर है ना, ये दोनों ही क्या है, ये जो शंख से बनी वस्तुओं के लिए विशेष केंद्र थे। तो वैसे देखो शिल्पकारी का चनहुदड़ो तो है ही, नो डाउट, इसको तो हमको करना ही करना है, लेकिन जो बालाकोट और नागेश्वर है ये दोनों भी क्या है, शंख से बनी वस्तुओं के विशेष केंद्र रहे थे। शंख से बनी वस्तुओं की विशेष केंद्र कौन से है, नागेश्वर याद रखेंगे और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट जो है ये भी शंख से बनी वस्तुओं के विशेष केंद्र रहे थे, ये थोड़ा हमको याद रखना है। ठीक है, यहां से जो इनका शंख से बनी वस्तुओं का माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहुदड़ो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और दूसरे हड़प्पा स्थलों तक, मतलब कि भाई देखो चनहुदड़ो में चीजें बनाई जा रही है तो वो चीजें दूसरे केंद्रों पर भी, दूसरी जगहों पर भी ले जाई जाएगी। सिंपल सी बात है, हमारे जमाने में भी ऐसा ही होता है ना। जैसे किसी एक विशेष स्थान पर कोई चीज बनाई जाती है तो वो चीज पूरे भारत में उसका व्यापार किया जाता है। जैसे मकराना है तो मकराना के मार्बल से जो मूर्तियां बनाई जाएगी, उस मकराना के मार्बल से जो मूर्तियां बनाई जाएगी वो पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में घूमेगी। तो सिंपल सी बात है, 5000 साल बाद जब मकराना का खनन होगा, मकराना के अवशेष मिलेंगे तो दिखाया जाएगा कि मकराना मूर्तिकला का, संगमरमर मूर्तिकला का विशेष केंद्र था और यहाँ से मूर्तियां पूरे भारत में व्यापार की जाती थी। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई विशेष नहीं है। चनहुदड़ो को याद रखिएगा, चनहुदड़ो विशेष केंद्र रहा था। ये एक ऐसी मूर्ति है, ठीक है, ये इस मूर्ति का चित्र आपको दिखाया गया है, शिल्पकला थी। और यहाँ आपको और दिख जाएगा, देखो ये मिट्टी से बनी वस्तुएं हैं, मृदभांड है, इनको संग्रहालय में रखा गया पॉलिश करके, ठीक करके। तो ये यहाँ की जो है मूर्तिकला की बात यहाँ पर हुई। अब अगला है उत्पादन केंद्रों की पहचान, इसे अपन अगले लेक्चर से करेंगे। इस लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। धीरे धीरे अपन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भागने का प्रयास नहीं है। चीज़ों को अंडरलाइन करके समझ करके अपन यहाँ पर पूरा ये पढ़ेंगे। यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, मतलब कि आपकी जो लाइनें होती हैं, यहाँ से लाइनों से सवाल बनाए जाते हैं। इन लाइनों के कहने पर क्या निष्कर्ष निकलता है, उससे उठा करके पीसीएस और यूपीएससी में आजकल सवाल बनाए जाते हैं, तो हम उनको ही टारगेट करने का काम करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में अपन यहाँ से शुरू होंगे, उत्पादन केंद्रों की पहचान वाले पॉइंट से अपन अगले लेक्चर में चीज़ को शुरू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।